तो हम लोग इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको फ्लावर्स के बारे में समझाया था और मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमेन एंड कार्पेल, जिसमें सेपल और पेटल जो होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जबकि स्टेमेन जो और कार्पेल जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टेमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो कार्पेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट है, हम इसे वेजिटेटिव पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक्चुअली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। ये क्या करता है? इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जो पेटल्स होते हैं वो आप देखना ब्राइट कलर के होते हैं और ब्राइट कलर के होने के कारण दे अट्रैक्ट हनीबीज, इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स। और जब बर्ड्स और इंसेक्ट्स इन पे आते हैं तो इनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके बॉडी पे स्टिक कर जाता है और फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहाँ पर वो पोलन ग्रेन गिरते हैं तो वो उनके स्टिग्मा पे भी गिर सकता है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन में वो मदद करते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन हुआ उसमें जब तक एजेंट आएगा नहीं तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं, सो दे आर हेल्पिंग इन टू द रिप्रोडक्शन, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन टू द रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे डू नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन टू द रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो सेपल और पेटल है वो केवल हेल्प करता है, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में है लेकिन उसमें एक्चुअली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम इसे वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। जबकि स्टेमेन जो होता है, ठीक है, स्टेमेन का जो एंथर होता है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और कार्पेल का जो ओवरी होता है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन टू द रिप्रोडक्शन, सो दे आर कॉल्ड एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो स्टेमेन इज कॉल्ड एज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल इज कॉल्ड एज ए कार्पेल इज कॉल्ड एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन। अब स्टेमेन के बारे में मैंने आपको समझा रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा कार्पेल के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जो कार्पेल होता है, जो कार्पेल होता है उसे हम पिस्टिल भी कहते हैं और इसका एक और नाम होता है गायनोसियम। गायनोसियम, गाइनो वर्ड जहाँ पे भी होगा तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये फीमेल को इंडिकेट करता है। गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है, तो वो फीमेल को डील करता है। तो गाइनो वर्ड जो है यदि आ गया तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गायनोसियम जो हो गया वो हम कार्पेल को भी कहते हैं। अब कार्पेल में मैंने आपको बताया था कि कार्पेल जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, उसमें 3 पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो ऊपर में जो स्वेलन पोर्शन है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। और ये स्वेलन इसलिए होता है ताकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके, ये क्या कर सके? सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके, सो दैट द पोलन ग्रेन कैन बी रिसीव्ड। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे पोलन ग्रेन को रिसीव करने के। तो इसीलिए जो स्टिग्मा होता है वो सोलन होता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और नीचे में जो बेस में सोलन पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं ओवरी, और ये कंटेन करता है एम्ब्रायो सैक। ये क्या कंटेन करता है? एम्ब्रायो सैक, जिसके अंदर एग होता है, ठीक है। तो दिस इज द फीमेल स्ट्रक्चर पार्ट और नॉट। तो इस एम्ब्रायो सैक के अंदर ही एग होता है, और एग हमें मालूम है कि एग जो होता है वो फीमेल गैमेट है। वो क्या है? फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओवरी में। तो जो फर्टाइल पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी, वो क्या है? कार्पेल। अब हमें 2 चीज़ें मालूम चल गया। एक जो मेल है, मेल का जो फर्टाइल पार्ट है वो है आपका एंथर,
और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव और फर्टाइल पार्ट है वो है आपका ओवरी। तो इनके स्ट्रक्चर और इनकी जो बनावट होती है उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यदि हम एंथर को देखें तो जो हम फ्लावर की बात जब करते हैं तो कॉमनली जो हम फ्लावर की बात कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें दो ग्रुप होता है, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड प्लांट है, इसीलिए जो धरती पे मेनली ऑक्यूपाई करता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। आप अपने सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स को देखते हो वो सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का जो एंथर हो गए उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब जो एंथर होता है फ्लावर के अंदर, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर, वो बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड। उसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया। तो जो टिपिकल एंथर होता है उसे हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। एंड ईच लोब, जो ईच लोब होता है, ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू पॉलन सैक। तो कितने पॉलन सैक? एक में दो पॉलन सैक होते हैं, तो दो में कितने हो गए? 4। तो इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। इस पॉलन सैक को स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रो वर्ड जहाँ पे भी वर्ड यूज किया जाएगा, याद रखना बायोलॉजी में, वो हमेशा मेल के लिए यूज होता है। और मेगा वर्ड कहीं पे भी यूज किया जाएगा वो हमेशा फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिएट मतलब जहाँ पे मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, फीमेल गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जो एंथर होता है फ्लावर का वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो पॉलन सैक होते हैं, एक लोब के अंदर दो पॉलन सैक होते हैं। ठीक है, तो दो लोब हो गया तो चार आपके पॉलन सैक हो गए। तो हम इसे कहते हैं कि जो एंथर होता है, एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। तो इस तरह का इस तरह का एंथर कॉमनली ऑब्जर्व होता है फ्लावर के अंदर। और जब हम फ्लावर कर रहे हैं तो वो कौन से फ्लावर हैं? एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक टिपिकल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें 4 लोब्स होंगे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिविटीज़ होती है, तो जो फिलामेंट को अटैच करके रखती है। इसके ऊपर एक ड्राई सेल का लेयर होता है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। कोई भी प्लांट होगा तो उसका जो बाहरी लेयर होगा दैट विल बी ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द एपिडर्मिस। वो हमेशा किस चीज़ के द्वारा ऑक्यूपाई होता है? एपिडर्मिस के द्वारा। तो यहाँ पर ये बाहर वाला जो लेयर है दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मल सेल्स हो गए, एपिडर्मिस लेयर हो गया, एपिडर्मल सेल्स हो गए। इसके बाद 2 लेयर का टिश्यूज़ का एक ऐसे लेयर होता है यहाँ प्रेजेंट होता है
2 लेयर का, एंड दैट इज 2 लेयर का, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। तो ये क्या कहलाएगा? एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस, ठीक है, ये एपिडर्मिस तो डेड सेल्स का होता है। जो एंडोडर्मिस होता है वो गोल से होते हैं और स्वेलन होते हैं, और उनमें साइटोप्लाज्म होता है, मतलब वो लिविंग सेल्स होते हैं। इसके बाद 2 या 3 लेयर का मिडिल लेयर होगा, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मिडिल लेयर हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो लेयर है ये मिडिल लेयर है। तो ये 3 लेयर जो होते हैं, जो आपका पॉलन सैक होता है, तो पॉलन सैक के अंदर जो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स है। ये क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर्स। एक लेयर और होता है, और यहाँ पे होता है टैपेटम। एक डिफरेंशियल टिश्यूज होते हैं किसके? टैपेटम के, टैपेटम, ठीक है। और टैपेटम के अंदर स्पोरेंजियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स? स्पोरेंजियस सेल्स। ये स्पोरेंजियस सेल्स ही बेसिकली जर्म सेल्स है। ये क्या है? जर्म सेल्स, जो डिवाइड करेंगे और पॉलन ग्रेन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये 3 तो ये और एक टैपेटम, ये 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। टैपेटम जो होता है उसके अंदर, टैपेटम के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म, एंड इवन मोर देन 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दीज सेल्स, एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू स्पोरेंजियस सेल्स। जिसके अंदर कौन से सेल्स हैं? स्पोरेंजियस सेल्स। तो इन स्पोरेंजियस सेल्स को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वो एक एंजाइम को भी रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं सेलेज। एक एंजाइम रिलीज करता है सेलेज। इसका क्या यूज है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। इसके अलावा जो पॉलन किट होता है, पॉलन किट जो येलोइश स्टिकी पाउडरी मटेरियल प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन के ऊपर, सो दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द टैपेटम ओनली। तो इसीलिए ये लेयर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टैपेटम। और टैपेटम के फंक्शन पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको फंक्शन याद रहेगा। पहला, टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पोरेंजियस सेल्स, it produces enzyme called as silage, and the third, it produces a yellowish sticky material which is present over the pollen grain called as pollen kits। ठीक है, तो pollen kits को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक बात समझिए आप लोग, मैंने आपको बताया कि टैपेटम के अंदर, यहाँ पे काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैपेटम के अंदर कौन से सेल्स थे? स्पोरेंजियस सेल्स। कौन से सेल्स थे? स्पोरेंजियस सेल्स। और ये जो स्पोरेंजियस सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब नॉर्मल सेल्स जैसे होते हैं ना, डिप्लॉयड वैसे होते हैं। और ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। और जब ये काफ़ी नंबर के हो जाते हैं तो हम इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। एक बात हमेशा याद रखना, मदर सेल कहीं पे भी आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दीज सेल्स आर रेडी टू गो अंडर मियोसिस डिवीजन। ठीक है, माइक्रोस्पोर जब कर रहे हैं तो माइक्रो वर्ड मैंने आपको पहले ही कहा था, ये मेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं ये डिप्लॉयड होंगे हमेशा, कहीं पे भी होगा तो। और ये कहाँ गए? ये मियोसिस डिवीजन में गए। ये कहाँ गए? मियोसिस डिवीजन में गए। और मियोसिस डिवीजन में जाने के बाद ये फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर। अब आपको मालूम है कि एक मियोसिस में टोटल 4 सेल्स बनते हैं, तो टोटल 4 सेल्स माइक्रोस्पोर के बने। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर के सेल्स हुए, 4 microspore cells which has been formed due to the division of microspore mother cells,
these four cells are sticked with one another. ये क्या होता है? They are stick with one another. ये चार सेल, जैसे ये है चार सेल, तो ये चारों सेल आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक प्रोटीन के थ्रू. किसके थ्रू? एक प्रोटीन के थ्रू, जिसका नाम है सेलोज. इसका नाम क्या है? सेलोज. अब जो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है टेपेटम के द्वारा रिलीज किया गया एक एंजाइम, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया. एक एंजाइम था सेलेज. तो टेपेटम प्रोड्यूस करता है सेलेज. ये सेलेज इस सेलोज को डाइजेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? और जब सेलोज डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये जो माइक्रोस्पोर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर सेल्स जो हैं ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, और चार माइक्रोस्पोर्स बन गए. तो ये चार माइक्रोस्पोर्स बन गए. अब ये ग्रो करेंगे. ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. और जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तब इन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन. तब इन्हें क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन. तो माइक्रोस्पोर्स कहो या पोलन ग्रेन कहो, बात एक ही हो गई, ठीक है. माइक्रोस्पोर्स आर द मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट. लेकिन फ़र्क क्या है? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड होते हैं और जो सबसे पहले बनते हैं मेल गैमेट्स, जो कि इमेच्योर्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स. और फिर जब वो मैच्योर्ड रहते हैं, ठीक है, उनके न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश्ड हो जाते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स. And pollen grains are the matured male gametes which are ready to fertilize the female gamete or not. अब एक बात समझिए, इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें मैंने आपको बताया अलग अलग लेयर इसमें. लेकिन आप देखो ये जो रीजन है, ठीक है, जहाँ पर ये ऐसे अंदर आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं स्टोमियम. स्टोमियम, ठीक है. स्टोमियम वो रीजन होता है जो सबसे वीकेस्ट रीजन होता है पोलन ग्रेन का, एंथर का. एंथर में जहाँ पर जो पोलन सेक आपस में फ्यूज कर रहे होते हैं, उसका जो सबसे वीकेस्ट रीजन होता है उसे हम कहते हैं स्टोमियम. अब जब पोलन ग्रेन ग्रो करेंगे तो वो पोलन सैक पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या नहीं? जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जो सबसे वीकेस्ट रीजन होगा वो पहले टूटेगा या कोई और चीज़ टूटेगा? जो सबसे वीकेस्ट रीजन होगा. तो एस्टोनियम ब्रेक करता है और यहाँ से पोलन ट्यूब निकलता है और तब जाकर एंथर के ऊपर वो येलो येलो से ऊपर में जो पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं. तो इस तरीके से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट होता है और इस तरीके से एक पोलन ग्रेन फॉर्म होता है, ठीक है. तो किस तरीके से पोलन ग्रेन बने, फिर वो मैच्योर्ड हुए, ठीक है, और कैसे वो एंथर के बाहर आए, ये आपको अब समझ में आना चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर यदि आप देखो ये स्पोरेंजियस सेल्स हैं, ये स्पोरेंजियस सेल्स हैं. इन्होंने माइक्रोस्पोर सेल्स को फॉर्म किया. तो जो ये स्पोरेंजियस सेल्स हैं, तो स्पोरेंजियस सेल्स से माइक्रोस्पोर के जो फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रो का मतलब मेल, स्पोरोसेल्स, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर सेल्स इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. And this is the process by which the male gametes are produced in the flowers male reproductive part or not. तो इस तरीके से कुछ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल गैमेट फॉर्म होता है. तो मेल गैमेट के फॉर्म होने की जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ? जो स्पोरेंजियस सेल्स थे उन्होंने टेपेटम से न्यूट्रिशन लिया और माइटोटिकली डिवाइड किया और अपने नंबर को इंक्रीज किया. जब इंक्रीज करके जब वो मैच्योर जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल कहने का मतलब हुआ दे आर रेडी टू अंडरगो इनटू द मियोटिक डिवीजन. और मियोटिक डिवीजन का मतलब है कि दे आर रेडी टू फॉर्म गैमेट्स.
तो ये मियोसिस में जाएगा और ये फॉर्म करेगा माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बन गया, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड एज सेलोज, जिसको टैपेटम एक केमिकल रिलीज करता है सेलेज, वो उसको डाइजेस्ट करता है, जिससे ये चारों स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये चारों अलग अलग फॉर्म में अरेंज होते हैं, लीनियर फॉर्म में कॉमनली अरेंज होते हैं, या वो टी शेप्ड में अरेंज होंगे, लोब्स फॉर्म में अरेंज होंगे, तो अलग अलग फॉर्म्स में अरेंज होते हैं और वो जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज सेलूलोज। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और माइक्रोस्पोर्स फिर मैच्योर्ड होते हैं, ग्रो करते हैं और पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो इट एक्सर्ट ए प्रेशर ओवर द वॉल्स ऑफ pollen sac, and the weakest region, which is called as stomium, is broken down and the pollen grain come out for the pollination process. So this is how the pollen grains are formed. Next we will see about the structure of pollen grain into the next video. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।